नमस्कार मित्रों, साहित्यिक बैठक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह अपभ्रंश काव्य में भाग नंबर 7। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे आज रासो काव्य की। देखिए, रासो शब्द की उत्पत्ति और प्रयोग के संबंध में हमेशा से विद्वानों में एक मत नहीं रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे रसायन से व्युत्पत्ति मानते हैं, क्योंकि बिसल देव रासों में बार बार रसायन शब्द आता है। बच्चन सिंह जी भी मानते हैं कि इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। कुछ अन्य लोग या विद्वान इसको राजयश, राजयज्ञ या रहस्य से निकला हुआ मानते हैं। वहीं अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो इसे नाटक उपरूपक रासक से प्रादुर्भूत कहते हैं। रासों से लोक प्रचलित नाट्य रास से निकला हुआ प्रतीत होता है। भागवत का रास भी लोक से लिया गया है और नाट्य का रासक भी। ब्रजमंडल की रामलीला लोक प्रचलित रास का ही विकसित रूप है और जैन परंपरा में रास की एक लंबी परंपरा है। रास से ही रास है, रायण, रासु आदि बने। जैन रास मूलतः सांप्रदायिक है, किंतु साहित्य में प्रविष्ट होकर उसका रूप श्रृंगार मिश्रित, वीर मिश्रित हो गया है। आगे बच्चन सिंह जी कहते हैं कि रासो काव्य कितने भी अप्रामाणिक क्यों ना हो, पर उनके आधार पर तत्कालीन सामंत्य समाज की विलासिता और व्यक्तिक शौर्य का पता लग सकता है। जो भी रासो काव्य मिले हैं उनमें पारस्परिक युद्धों, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, रूप, लोभ आदि का खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। फिर भी इसमें लोक जीवन की कुछ न कुछ झांकी अवश्य मिल जाती है। भाषा और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर भले ही वो प्रमाणिक सिद्ध नहीं होते हैं, फिर भी खुमान रासो, भिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो आदि ऐसी रचनाएं हैं जिनका उल्लेख हमें इस संदर्भ में करना आवश्यक होता है। इनके अतिरिक्त भट्ट केदार का जयचंद्र प्रकाश और मधुकर कवि का जयमंग चंद्रिका भी उपलब्ध होते हैं। श्रीधर का रणमल छंद, ये पुस्तक का भी जिक्र होता है। मूल रूप से ये पुस्तकें हमें नहीं प्राप्त होती है। आगे बच्चन सिंह जी लिखते हैं कि बिसल देव रासो के बारे में। बिसल देव रासो एक विरह गीत काव्य है और इसके रचयिता नरपति नालय थे। इनकी ऐतिहासिकता, रचना काल, भाषा के आधार पर इसका कोई निर्णय नहीं किया गया कि ये किस काल की रचना कही होगी। बहुत सारी तिथियां इसके रचना काल के रूप में प्राप्त होती है, जैसे 1073, 1076, 1212 आदि। शुक्ल जी भले इनके रचना काल 1212 विक्रमी ठहराते हैं, द्विवेदी जी भी इसमें अपनी सहमति देते हैं, जबकि मोतीलाल मनारिया तो इसको 1546 और 60 के आसपास की और भी बहुत दूर की मानते हैं। यानी कि भाषा के आधार पर तो इसका रचना काल निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक गीत काव्य है और मौखिक रूप से गाया जाता रहा है। आगे वो लिखते हैं, अब जब हम इसका निर्णय नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जिस विग्रह राज का इसमें उल्लेख किया गया है, एक समस्या ये भी आती है कि वो विग्रह राज कौन से थे, चतुर्थ थे या तृतीय थे। शुक्ल जी तो विग्रह राज चतुर्थ को बिसल देव मानते हैं। आगे वो लिखते हैं कि शुक्ल जी ने यहाँ पे एक शंका भी की थी कि ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, ना इसमें शौर्य पराक्रम है, तो श्रृंगार की दृष्टि से तो विवाह और रूठ कर विदेश जाने का एक मनमाना वर्णन सा ही हमें इसमें प्रतीत होता है। तो एक छोटी सी पुस्तक को बिसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। आगे वो लिखते हैं कि बिसल देव रासो 4 खंडों में विभाजित है। शुक्ल जी की पुस्तक में भी हमें ये देखने को मिला था। पहले खंड में मालवा के भोज परमार और राजमती से बिसल देव की विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में वो राजमती से रूठ कर उड़ीसा चले जाते हैं, उसका वर्णन है। तीसरे में राजमती का विरह वर्णन है और उसके चतुर्थ खंड में हमें बिसल देव का उड़ीसा से वापस लौटना और राजमती को वापस घर ले आने का प्रसंग सम्मिलित है। संदेश शासक की तरह बिसल देव रासो एक गेय काव्य है, लेकिन फिर भी इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जहाँ पे रासों में कुछ घटनाएं भी जुड़ गई है जो रासक में घटनाएं नहीं है। नाला एक और राजाशित है, वही दूसरे और उसमें लोक तत्व भी कम नहीं है। रासों की राजमती भी संदेश वाहक से अपना विरह निवेदन भेजती है। इसमें गृहस्थ जीवन का उतार चढ़ाव, शकुन अपशकुन, 12 मासा, मुहूर्त विचार आदि भी इसमें रासों में हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे एक प्रसंग का उल्लेख करते हैं बच्चन सिंह जी की
राजा भोज एक स्वाभिमानी कन्या है, क्योंकि वो एक राजा की कन्या है। वहीं पे हमें बिसल देव में भी कहीं ना कहीं एक सामंती अहम हमें नजर आता है राजा होने के नाते। तो एक बार राजा अपने गर्व में अपनी पत्नी से पूछता है कि मेरे समान धनी अमीर राजा दूसरा नहीं है। तो रानी से रहा नहीं जाता है, वो बोली कि तुमसे धनी तो उड़ीसा का राजा है, तुम्हारे खान से तो नमक निकलता है, उनके खान से हीरे पन्ने। रानी की ये बात राजा के सामंती मिजाज को अच्छी नहीं लगती है और वह उसी रानी से रूठ कर हीरे जवाहरात लाने के लिए उड़ीसा चला जाता है। किंतु यहाँ पे जो हमें भोज की कन्या दिखती है राजमती, वो है भारतीय परंपरा की। तो प्रिय के वियोग में वो बहुत व्याकुल हो जाती है, वो उल्हाना देती है शंकर भगवान को कि उन्होंने स्त्री जाति में उनका जन्म क्यों किया। इससे अच्छा होता है इस विरह में जलने से कि उनको जंगली जंतु, गाय या फिर काली कोयल ही बना दी जाती। बच्चन सिंह जी आगे लिखते हैं कि रासों की भाषा का विचार करने के मार्ग में जो सबसे बड़ा बाधक आता है वो उसके काल का अनिर्णित रह जाना। उसे 17वीं शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया, गेय होने के कारण लोकखंड इसे बराबर बदलता रहा, फिर भी अगर पुरानी भाषा और अपभ्रंश का प्रभाव हमें इसमें लगातार देखने को प्राप्त होता है। अगला जो दूसरा रासो काव्य परंपरा में नाम आता है पृथ्वीराज रासो का। ये पृथ्वीराज रासो इस काल का जितना महत्वपूर्ण काव्य है उतना ही अधिक विवादास्पद भी रहा, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि चंद्रबरदाई जो इनके लेखक थे पृथ्वीराज रासो के बाल सखा, परामर्शदाता और राजकवि भी थे। ये भी परंपरा से प्रसिद्ध है कि रासो के अनुसार जहाँ पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गौरी अपने देश लेके गया था, चंद भी उनके साथ चले गए थे, वहाँ पे चंद्रबरदाई ने एक युक्ति निकाली और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के लिए पृथ्वीराज के हाथों उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया था। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज एक दूसरे को मर के मरे और अंत में उस रासो को पूरा किया चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने। यहाँ पर रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता की बात अवश्य जिक्र किया जाएगा। बच्चन सिंह जी स्वयं लिखते हैं कि इसके मत में 3 प्रकार का विद्वानों में अलग अलग मत है। एक विद्वानों का मत उसको पूर्णतः प्रमाणिक रचना मानते हैं, दूसरा बिल्कुल अप्रमाणिक, बिल्कुल खारिज कर देते हैं, जाली ग्रंथ कहते हैं, और तीसरा मत उसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, जो ना तो पूर्णतः प्रमाणिक है ना पूर्णतः अप्रमाणिक है। जो बिल्कुल प्रमाणिक रचना मानते हैं उसमें पहला नाम आता है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने। इन्होंने प्रमाणिकता इस नाते सिद्ध की कि उन्होंने एक आनंद संवत नाम की कल्पना की थी और उससे हिसाब से उन्होंने सारी जो इतनी घटनाओं के जो हमें तारीख थी उसको सही बिठाया। दूसरा मिश्र बंधु इसमें आते हैं। वहीं पे हमें श्याम सुंदर दास जी का नाम, जो कि नागरी प्रचारणी सभा के उस समय के अध्यक्ष रहे थे, वो ये मानते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित रासों के ही रूप को हम प्रमाणिक मान सकते हैं। अब आता है दूसरा जो जाली ग्रंथ मानते हैं इसको अप्रमाणिकता। उसमें गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा, देवी प्रसाद, कवि राजा श्यामल दास और रामचंद्र शुक्ल स्वयं इसको जाली ग्रंथ मानते हैं। वो जाली ग्रंथ क्यों मानते हैं? उनका कहना है कि उसी समय हमें जहाँ पे रासों की जो घटनाएं हैं, संवत है, वो हमें कहीं ना कहीं एक भाट द्वारा रचित मनगढ़ंत लगती है। आचार्य शुक्ल जी के वो रासों को 16वीं शताब्दी के आसपास मानते हैं। तीसरा मत मुनि जिनविजय और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जो ना तो इसको बिल्कुल खारिज करते हैं और ना ही उसको वो पूर्णतः प्रमाणिक समझते हैं। इनका अब सारे अधिकांश मतों को देखने के बाद हमें इस बात से सहमत हो सकते हैं कि चंद्र पृथ्वीराज रासो का राजकवि था और पृथ्वीराज रासो नाम का एक ग्रंथ लिखा था। किंतु रासो के जो जितने हमें रूप मिलते हैं, वृहद, मध्यम, लघु और लघुतम, उनको पूर्ण प्रमाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि पीढ़ियों से गाए जाने के कारण उसकी भाषा में परिवर्तन हुआ और बहुत सारे क्षैपक यानी बहुत सारी ऐसी कड़ियाँ उसमें जुड़ती चली गई जो बाद की थी। अगला आता है इसमें इसके कठावत के बारे में। बच्चन सिंह जी यहाँ पे लिखते हैं कि यह तो ना एक श्रृंगार गाथा है, ना वीर गाथा और न उनका मिश्रण। ये बिल्कुल अलग मत देते हैं। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लें। राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि रासो का केंद्र वर्णन तो युद्ध ही है।
युद्ध और विलासिता के ताने बाने से पूरा रासो बुना गया है, लिखा गया। अगला आता है आलाह खंड, जिसके लेखक है नरेश, परमाल रासो के समय के जगनीक। और ये परमाल नरेश के ऊपर लिखा गया है। आला खंड उसी का हिस्सा है। आला उत्तर प्रदेश के उस समय बेसवाड़ा, पूर्वांचल, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी गाया जाता रहा है। लोककंठ में बसे हुए लोकप्रिय युद्ध काव्य बैलेड को सन 1865 में चार्ल्स एलियट ने लिपिबद्ध कराया था। आगे चलकर वाटरफील्ड द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। पृथ्वीराज रासो का पैटर्न महाकाव्यात्मक है, तो वहीं आला खंड का एक गेय का इसमें हमें गेयता प्राप्त होती है। आला खंड में 52 छोटी बड़ी लड़ाइयों का वर्णन है और युद्ध का मुख्य कारण 3 कारण है: विवाह, प्रतिशोध की भावना और लूट। आगे जो शुक्ल जी इसमें बच्चन सिंह जी वर्णन करते हैं कि उन 3 रासों के अलावा हमें 2 पुस्तकें और मिलती है। वो है भटकेदार के जयचंद्र प्रकाश और मधुकुर कवि की जय मयंक जस चंद्रिका। दोनों ही एक महाकाव्य है। ये मूल पुस्तक हमें ग्रंथ नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन दयालदास खिंची के राठौड़ के ख्यात में हमें इनका वर्णन मिल जाता है।